ए बंदर बैठो। ए बैठा रे। कितना टाइम इन लोग लगाएगा, बंदर बैठियो नहीं पाता है। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। ऑनलाइन वालों साउंड जा रहा है? जल्दी साउंड के बारे में बता दो। चलो यहाँ ध्यान दो। राष्ट्रपति, राष्ट्र, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और राष्ट्रपति में हम लोग जो है पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, ना पढ़े थे? और पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन ना। कल संसद भी देखे थे, संसद भी किए थे, और राष्ट्रपति में भी एंट्री लिए थे। और राष्ट्रपति में 40 क्वेश्चन हुआ था, और राष्ट्रपति में कुल 152 क्वेश्चन है ना रे। 152 क्वेश्चन है। इसका मतलब अभी 112 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 112 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो जब भी देखो तो पार्ट 1 से देखो। तो पार्ट 1 जो नहीं देखा है, पार्ट 1 देख लेना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग 41 से देखेंगे ना। 41 है ना, देखेंगे। यहां तक हम कल देख चुके थे, देखे थे ना। चलो ऑनलाइन वालों यहां ध्यान दो। अब की हो रहा है? चलो यहां ध्यान दो। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने पूर्वकृत, ये बताए थे कल कि उसके द्वारा जो काम किया गया है वो अवैध नहीं होगा। भले राष्ट्रपति वैध था, जितना समय तक काम किया है उसका काम जो है अवैध नहीं होगा, बताए थे ना। काम जो है कृत विधिमान होगा, यानी यानी विधि द्वारा मान्य होगा, विधि द्वारा। फिर आपका कल ये था, यही क्लास कल आपका बंद हुआ था। वो रहा है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग, महाभियोग आर्टिकल 61 महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर, यानी महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण भी कहता है, आलोचना भी होता है कि यह महाभियोग प्रक्रिया अच्छी तरह से ना होता है, दोषपूर्ण है, आलोचना आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है, यानी 3 गो दोष है, 3 गो का आलोचना होता है, 1 गो का आलोचना नहीं। तो बोल रहा है दोष कौन कौन है, कौन कौन दोष का आलोचना होता है, और उसमें से कौन दोष नहीं है, कौन दोष नहीं है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राय विधानसभा, हम जानते हैं राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें विधानसभा भी भाग लेता है। लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेता है। परंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं मिलता। सही है, महाभियोग में विधानसभा जो है विधानसभा भाग नहीं लेता है, तो इसलिए इसका भी आलोचना होता है कि चुनने में तो अधिकार दिया, हटाने में अधिकार काहे नहीं दिया है, तो इसका भी आलोचना होता है। तो ये भी आलोचना है, दोष है। क्या है? आज यहाँ बोला दोष नहीं, दोष नहीं होना चाहिए, दोष है, आलोचना है। महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा, ठीक है ना। ये भी सही है। अगर एक सदन आरोप लगाया, अगर राज्यसभा आरोप लगाया, तो लोकसभा उसका जांच करता है, या जांच करेगा खुद, या तो इससे यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगा। ये मतलब यह स्पष्ट ना हो पाता है। जो एक सदन आरोप लगाया, दूसरा जांच करेगा, तो खुद जांच करेगा, किसी अन्य से जांच कराएगा, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। ये भी दोष है, ये भी क्या है?
दोष है, यानी आलोचना के पात्र है। अगला, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थान, राज्यसभा के रिक्त स्थान 12 होता है और 12 को ही राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नहीं करता है। और कुल 250 होता है, कुल राज्यसभा में 250 होता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थान में कितना समर्थक को मनोनीत कर सकता है? मात्र 12, मात्र। और ये मात्र 12, तो 250 की तुलना में 12 तो बहुत कम है। कुल तो 250 है, 250 की तुलना में 12 क्या है? बहुत कम है। तो क्या उसके केवल 12 को सदस्य को मनोनीत करके 2/3 बहुमत के विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है? मात्र 12 को जो है मनोनीत कर दिया है। अब इसमें जो है 2/3 बहुमत से पास होगा, ये 12 रोक सकता है इसको? 2/3 रोक सकता है? 12 तो बात मुट्ठी भर है, अब मुट्ठी भर है तो 2/3 बहुमत को रोक थोड़े सकता है। क्या ना, हम जानते हैं राष्ट्रपति मनोनीत किया, ये 12 सपोर्ट राष्ट्रपति को ही करेगा, लेकिन ये 2/3 को रोक नहीं सकता है, चूंकि ये मुट्ठी भर है, मात्र 12 है, मात्र 12 ही है। यानी यही जो है बोल रहा है कौन सा दोष नहीं है, तो ये दोष नहीं है। ये दोष को नहीं लगाता कि राष्ट्रपति 12 को मनोनीत कर दिया है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित ना हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये दोष नहीं, ये दोष नहीं है। तो बोल रहा है कौन दोष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। हाँ, अधिकार है। यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता नो की संसद अभियोग लगाने वाली होगी। यहाँ पर एक दो शब्द ऐसे ले लिया है ना। लोकसभा भंग कर दे तो संसद अभियोग लगाने वाली होगी, ठीक है ना। नो की संसद भंग कर दे तो संसद अभियोग लगाने वाली होगी, यानी बोल रहा है यहाँ पर कि 2-3 शब्द ऐसे दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया है। तो नो संसद, नो की भी हटाओ, नो संसद अभियोग लगाने वाली होगी, मतलब बोल रहा है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा और राष्ट्रपति का मन हुआ लोकसभा भंग कर दिया है, तो लोकसभा भंग कर दिया है तो फिर उस पर महाभियोग नहीं रख सकता है। ये भी दोष है, ये भी क्या है? दोष है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, सब जनता फंता ना होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, चलो आगे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कौन पद और गोपनीयता शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है? आर्टिकल 60, आर्टिकल 60। कल्पना पकानी को का दुयो दसम, पकानी को का दुयो 2 से 10 100 से शपथ अमो से महाभियोग, याद है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? हम जानते हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश ना है तो अन्य वरिष्ठम न्यायाधीश, अन्य वरिष्ठम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। चलो नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर, राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश पढ़ लेंगे। इसीलिए एक बात बताते हैं, थ्योरी पढ़कर जरूर आओ। जब भी जो पढ़ा रहे हैं वो जरूर पढ़ के आओ। अब मंजिल में भी पढ़ाए हुए हैं, लक्ष्य में भी पढ़ाए हुए हैं, पढ़ के आएगा तो फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव लगा लेगा तो जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो त्यागपत्र किसे देगा? सुनो यहाँ पर, राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। उल्टा पुल्टा, उल्टा उसी प्रकार राष्ट्रपति, उसी प्रकार राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस इंडिया शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति शपथ में भी उल्टा पुल्टा, उल्टा। तो त्यागपत्र में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और शपथ में राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर त्यागपत्र बोला है तो क्या हो जाएगा? किसे त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति?
भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति देगा लोकसभा अध्यक्ष को। अध्यक्ष को चूंकि हम पढ़ाए थे, राष्ट्रपति भले ही लोकसभा सदस्य नहीं हो परंतु लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। तो राष्ट्रपति जब भी त्यागपत्र देने वाला है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति जो है इसका सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मृत्यु की स्थिति में फिर वही राष्ट्रपति भी मर गया, उपराष्ट्रपति भी मर गया तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश पता है न। इस प्रकार पहला मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया एम हिदायतुल्ला पता है ना। चलो नेक्स्ट। यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए, क्या वह राष्ट्रपति रिक्त हुआ तो कौन आएगा? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। कार्यवाहक राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? कार्यवाहक राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 65। अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति भी मर गया तब कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब राष्ट्रपति मृत्यु त्यागपत्र परच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सका तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? यानी राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया या किसी अन्य कारण से पद खाली हो गया है तो उसके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति आएगा। तो क्या उपराष्ट्रपति बचा हुआ अवधि के लिए आएगा? नहीं, मात्र 6 महीना के लिए आएगा और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य हो जाता है, बचा हुआ अवधि के लिए नहीं आता है। पता है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री था? यानी राष्ट्रपति बनने से पहले वो गृह मंत्री था। राष्ट्रपति बनने से पहले वो गृह मंत्री था। ज्ञानी जैल सिंह ये राष्ट्रपति बनने से पहले गृह मंत्री था। अरे नीतीश मैसेज करो थी पर व्हाट्सएप पर कर दिया जाएगा। 5 अगस्त बहुत टाइम है, अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, व्हाट्सएप पर मैसेज करना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। और पहला वीटो पावर कौन लगाया? वीटो पावर प्रथम प्रयोग कौन किया? ज्ञानी जैल सिंह। कौन विधेयक? डाक संशोधन विधेयक कब? 1986। पता है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। बताओ, राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे तो ये तो गृह मंत्री थे। ये क्या थे? अभी न पढ़ाए थे। ये क्या थे? गृह मंत्री। राधा कृष्णन भी उपराष्ट्रपति रहे हैं, बीबी गिरी भी उपराष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन अभी तो तुरंत लिखल था ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति से पूर्व क्या था? गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति नहीं। पता है चलो भारत के चौथे राष्ट्रपति पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सब याद कराया है ना? हमको लगता है तुम लोग भूल भी गया होगा, लेकिन बोलते हैं याद करके आना है, रिविजन करके आना, तो करता तुम लोग नहीं है। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन और तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका पद के दौरान मृत्यु तो चौथा बीबी गिरी पढ़ाए थे। यहाँ क्या हो जाएगा? बीबी और सब हम आप लोग को याद करवाए थे। लक्ष्य बेच में या मंजिल बेच कोई भी बेचो, A to Z याद करवाए थे, लिख के A to Z कंप्लीट करवाए थे, उसका काम भी बताए थे।
कुछ याद आ रहा है? दिखाई दे रहा है? अंधा है कि बहरा है? दिखाई दे रहा है? बोलो पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का टाइम पीरियड भी याद होना चाहिए। तो 1950 से 1962 यानी लगातार 12 वर्ष, लगातार 12 वर्ष, लगातार 12 वर्ष। इसीलिए सबसे लंबा कार्यकाल वाला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार 1950 में जब चुना गया था तो उसे जनता नहीं चुना, संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। फिर जब चुनाव हुआ 51-52 में तो फिर जनता चुना, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। तो पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, पांचवा एम हिदायतुल्ला। और 2 राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एम हिदायतुल्ला, जिसका मृत्यु पद के दौरान हो गया था। अगला छठा फिर वही बने थे, यहाँ कार्यवाहक, यहाँ क्या बने थे? कार्यवाहक। और यहाँ पर फिर बन गया, जीत कराया था, यहाँ फिर कार्यवाहक बन गया था। तो वेंकटगिरी। अगला फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली। ऐसे एम हिदायतुल्ला के बाद बेडी जत्ती, कौन बना था? बेडी जत्ती, बेडी कार्यवाहक कौन बना था? फिर सॉरी ये यहाँ फखरुद्दीन अली अहमद के बाद कार्यवाहक बने थे बेडी जत्ती, बेडी। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हुआ तो कार्यवाहक बन गया बीबी गिरी। फिर बीबी गिरी चुनाव जीत कर आया, बीबी गिरी। फिर चूंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हुआ था तो कार्यवाहक बीबी गिरी बना था। फिर बीबी गिरी इस्तीफा दे दिया था तो फिर बना एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला। लेकिन फिर बीबी गिरी चुनाव जीता, बीबी गिरी चुनाव जीत कर आ गया था, पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी। कार्यवाहक को छोड़ देते, चौथा बीबी गिरी। और पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। इसके मृत्यु के बाद बेडी जत्ती, बेडी जत्ती कार्यवाहक बने। क्या बने थे? कार्यवाहक। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, कार्यवाहक वगैरह छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, बेडी जत्ती छोड़ दिए, ठीक है ना। तो उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल। उसके बाद रामास्वामी वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद KR नारायण, KR नारायण। APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला नीलम संजीव रेड्डी, अगला ज्ञानी जेल सिंह, अगला राम स्वामी वेंकट रमन। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद KR नारायण, KR नारायण। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद प्रणब मुखर्जी। उसके बाद रामनाथ कोविंद। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। याद हुआ? चलो फिर बोलो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद बेबी गिरी। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी
जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकट रामन, रामास्वामी वेंकट रामन, रामास्वामी वेंकट रामन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के आर नारायण, के आर नारायण, उसके बाद ए पी जे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उसके बाद प्रथम महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, उसके बाद रामनाथ कोविंद, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू, तो याद ना है। और ये सब हम दम भर करवाते थे, है ना। राजू की राधा, जागीरी रेड, अरे सब ट्रिक फालतू है। जहाँ ट्रिक अच्छा रहता है वहां खुद हम ट्रिक दे देते हैं। अरे राजू की राधा, जागीरी रेड्डी का जेल में, तब रामशंकर नारायण से फालतू है। 2-3 बार बोलेगा सब याद हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा। अरे 2-3 बार बोलेगा तो टू जेड याद रहेगा। कोई भारी चीज थोड़े है, अधिकांश चीज के बारे में तुमको खुद ही जानकारी है। बीचा में 2-3 गो नाम है जिसके बारे में खाली याद रखना है। बाकी बात तो शुरुआत से भी 4-5 को लगातार याद है और अंत में भी 4-5 को लगातार याद है, नहीं याद है तो जो तो ट्रिक बना के माथा खराब करेगा। ट्रिक वहां बनाओ जो ट्रिक एकदम इजी हो जाए, ठीक है ना। वहां ट्रिक बनाया जाता है, कहीं भी ट्रिक घुसा देगा तू लोग, ठीक है ना। सबसे लंबा समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ा दिए 1950 से 1962, 12 वर्ष तक, 12 और लगातार 2 कार्यकाल न पढ़ाए थे रे, ठीक है ना। पहले 50 से 52 तक संविधान सभा द्वारा चुना गया था, फिर 52 में अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, फिर चुना गया था, और फिर दोबारा भी अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया 2 कार्यकाल के लिए। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार, यानी कांग्रेसी नहीं था, गैर कांग्रेसी थे, तो वह नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध चुने जाने वाला नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध चुने जाने वाला नीलम संजीव, 9 से नीलम संजीव रेड्डी, यानी सर्वसम्मत से चुने जाने वाला नीलम संजीव रेड्डी को भागे नहीं लिया था, अकेले ही था, तो निर्विरोध जीत गया नीलम संजीव रेड्डी। और उस समय प्रधानमंत्री जो थे आपका राजीव गांधी, है ना। यहाँ पर आ गया है क्या, ये उपराष्ट्रपति है, ठीक है ना। भारत के उपराष्ट्रपति को सर्वसम्मति से, भारत के राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से चुने जाने वाला अभी तक एकमात्र उदाहरण बता दिए। सर्वसम्मति या निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी पढ़ाए थे। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा, अभी सब याद करवा दिए थे, तो कौन नहीं रहा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अभी पूरा याद नहीं करवाए हैं, अरे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनर्निर्वाचन पढ़ाए थे, पुनर्निर्वाचन, तो अनुच्छेद 57 पकानी कोका 2 पकानी कोका 2 52 53 54 55 56 57। दोबारा निर्वाचन पुनः निर्वाचन पढ़ाए थे, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 55 का ये 55 का ये कौन सी 55 है। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार, अब प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी ही थे। ऐसे बीबी गिरी जब बने थे कार्यवाहक के रूप में, ठीक है ना, कार्यवाहक के रूप में बने थे, ठीक है ना। तो उस समय जो है फिर ये इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा
दे दिए थे, अब पुनः जीते थे पुनः। तो ये पूरी तरह से गैर कांग्रेसी है, लेकिन ये भी गैर कांग्रेसी थे, बीबी गिरी भी गैर कांग्रेसी थे। तब जब दोनों अवसर में दिले हैं तो वो भी थे, वो जनता पार्टी से, जनता पार्टी के, ये जनता पार्टी के समय थे ना, नीलम संजीव रेड्डी जीते थे, है ना। तो ये भी गैर, तो दोनों दिया था, इसको जरा यही ले लो। ऐसे वो भी गैर कांग्रेस से है, ये भी क्या है, गैर कांग्रेसी ही है, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव। तो यह ले लेना ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, हो गया है ना, लटवी अभी काट देता है। जनता पार्टी शासन के दौरान, ले अभी यह बोले थे, अभी यह बोले थे, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जनता पार्टी 1977 से लेकर 1979 तक, 1979 तक 2 वर्ष रहे थे। मोरारजी देसाई, मोरारजी प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और उस समय नीलम संजीव रेड्डी, और नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 5 वर्ष 1982 तक रहे थे, पता है ना। चलो आगे नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गया। तो 2 राष्ट्रपति था जिसका पद के दौरान मृत्यु हो गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, पढ़ाए थे ना। चलो नेक्स्ट, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों सर्वोच्च सेनापति, तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, नियुक्ति थोड़ा होता है ना। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बाकी बार इसका नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति, परंतु उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, सबका महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति, सीएजी का नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति, तो सभी क्या हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल हम जानते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों के संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकता है। अच्छा, यह प्रावधान कब किया गया, 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रावधान किया गया, 15% ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वो 15% को सभी को नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राष्ट्र, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति यहाँ भी है, राष्ट्रपति यहाँ भी है, तो कौन मारेंगे, प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री के, अरे प्रधानमंत्री ने सलाह देगा कि कौन 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 जो है, किसको हम कौन मंत्री बना रहे हैं, ये प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति कर देगा। प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। चलो आगे नेक्स्ट, है ना। और नियुक्ति 75, नियुक्ति सभी मंत्रियों का नियुक्ति अनुच्छेद 75। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं, किसका नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं किया जाता है, बल्कि इसे जो है लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष कौन बनेगा, इसका नियुक्ति नहीं, बल्कि लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही आपस में से एक लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है और एक लोकसभा उपाध्यक्ष चुना जाता है, अपने में से चुना जाता है, तो इसका नियुक्ति जरूरत नहीं पड़ता है। और लोकसभा अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, इसके शपथ के भी जरूरत नहीं पड़ता है, चूंकि ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने से पूर्व ही, है ना, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ऑलरेडी ले चुका होता है, इसलिए दोबारा जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन जाता है तो शपथ लेने जरूरत नहीं पड़ता है, तो नियुक्ति भी नहीं है, शपथ भी नहीं। बाकी सेना प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति, क्योंकि सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन है, राष्ट्रपति है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति, तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। चलो नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का मर्जी तक निम्नलिखित में, भारत के राष्ट्रपति के मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल क्या होगा, और महान्यायवादी,
ये दोनों राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तभी तक रहेगा, यानी प्रसाद पर्यंत मर्जी से रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। बाकी बार ये सभी हटाने के लिए, ये दोनों हटाने के लिए फिर संसद के प्रक्रिया चलेगा। और लोकसभा अध्यक्ष तो राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है कि नहीं, तो प्रसाद पर्यंत भार में जाए। निम्नलिखित में किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो योजना आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ये तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? तो वो होता है ना, बताते हैं कि अगर प्रधानमंत्री बन गए तो आप योजना आयोग का अध्यक्ष ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इसी को बोलता है नरे बैला पद के कारण मिलने वाला अन्य पद। अगर प्रधानमंत्री बन गए तो आप योजना आयोग के अध्यक्ष बन गए, नीति आयोग के भी अध्यक्ष बन गए, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष बन गए, CSIR का भी अध्यक्ष बन गए, अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष बन गए, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष बन गए, अंतरजलीय परिषद का अध्यक्ष बन गए, ठीक है ना। तो योजना आयोग के नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। बाकी बार वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, है ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, UPSC आयोग, अखिल भारतीय सेवा आयोग, सबका नियुक्ति राष्ट्रपति। चलो आगे। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति चाहिए? तो वित्त बिल तो मनी बिल यानी धन विधेयक भी एक प्रकार का वित्त बिल है। तो धन विधेयक के लिए अनुमति पहले चाहिए भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक लाया जाता है। इसीलिए जब धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि पहले राष्ट्रपति जो है पूछ कर लाया गया है। बताए थे किसी भी अभिव्यक्ति के फांसी सजा को बदलने या कम करना राष्ट्रपति, यानी क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति राष्ट्र किसी का भी माफ करने का अधिकार किसके है? राष्ट्रपति। यहाँ तक कि मौत के सजा को भी माफ करेगा राष्ट्रपति। यहाँ तक कि सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड को भी माफ करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 यानी राष्ट्रपति के सभी क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 लेकिन राज्यपाल का मौत की सजा माफ करने का शक्ति नहीं है। और राज्यपाल को सैन्य मामला के दंड को भी माफ करने शक्ति नहीं है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 और राज्यपाल अनुच्छेद 161। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कौन कौन क्षेत्र से? कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में और सहकारिता के क्षेत्र में 4 क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। चलो नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? क्षमादान पात्र हाँ अनुच्छेद 72 है। न्यायालय को हटाना ये प्राप्त नहीं, ये संसद को है। किसको है? संसद में 2/3 लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से हटाया जाएगा। ये राष्ट्रपति को पावर नहीं है। तो यही आपातकाल यस राष्ट्रपति अध्यादेश 1 2 3 1 2 3 राष्ट्रपति राष्ट्रपति और राज्यपाल का अध्यादेश 213 पता है न? चलो, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति। विधि के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 के द्वारा पढ़ाया था ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को परामर्शी संस्था या सलाहकारी संस्था कहा जाता है। और यह बात लिखा हुआ अनुच्छेद 143 अगर सलाह देने के लिए बाज भी नहीं है, और सलाह दे भी दिया तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाज नहीं है। पढ़ाए थे हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श 143
नहीं बोले थे। चलो नेक्स्ट, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति क्या पढ़ाए थे? बताए थे बुलाना यानी आहूत करना, बुलाना यानी आहूत करना। फिर खत्म हो गया तो 17 वसान, 17 वसान, और गुस्सा आया तो भंग। क्या ये सभी राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत पढ़ाए थे। लेकिन संसद को बीच में स्थगित, बीच में कुछ भी किया जाएगा, बीच में स्थगित किया जाए तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा बीच में स्थगित किया जाए या बीच में आहूत भी करना पड़े तब भी अध्यक्ष। बीच में अगर लिख देगा कि सत्र चल रहा है और फिर आहूत करना पड़े, यानी आज खत्म हो गया, कल फिर आओ, बैठक आओ, तब ठीक है ना, तब अध्यक्ष करेगा। जैसे हाँ, राष्ट्रपति आहूत कब करता है? जैसे बजटकालीन सत्र जैसे शुरू होने वाला है, बजटकालीन सत्र आने वाला है, सब लोग आ जाओ, ठीक है ना। अब बजटकालीन सत्र जब तक चलेगा तब तक पढ़ने आहूत करने काम करेगा। सत्र के दौरान अध्यक्ष, सत्र के दौरान अध्यक्ष। अब फिर मानसून कालीन सत्र आने वाला है, राष्ट्रपति फिर आहूत कर देगा, और जब तक चलेगा तब तक फिर अध्यक्ष संभालेगा। फिर अगर शीतकालीन सत्र आने वाला है तो राष्ट्रपति आहूत कर देगा, बाकी बार जब तक चलेगा तो फिर अध्यक्ष संभालेगा। संभाल गया तो बीच में अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति को कौन सा सहाय या मंत्रणा देता है? सलाह। सहाय यानी सलाह, सहाय यानी सलाह और मंत्रणा देता है। राष्ट्रपति को सलाह देता है संघीय मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74 में लिखा है, अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 में लिखा है राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता करने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री होगा जिसका अध्यक्ष पीएम होगा। ये बात किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद यानी पहली बार पीएम का पद अनुच्छेद 74, इसीलिए पीएम का पद अनुच्छेद 74। तो मंत्री को सलाह देना है, मंत्रणा देना, सलाह देना है, यह सभी संघीय मंत्री परिषद किस अनुच्छेद द्वारा? 74। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति आर्थिक संकट की घोषणा। आर्थिक संकट मतलब वित्तीय आपातकाल। तो क्या भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा है? कभी नहीं, और ना लगेगा वह अच्छा है, तो कभी नहीं। चलो नेक्स्ट, ये 1962, 1971, 1975 ये तीनों में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, पता है ना? 1962, 1971, 1975 बता है। चलो नेक्स्ट, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय मंत्रिमंडलों के लिए, विदेश जो है बहुत सारा संसदीय प्रतिनिधि मंडल को भेजता है, जो काफी जो है योग है, उसे भेजा जाता है, ठीक है ना। के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? तो वो करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? प्रधानमंत्री सलाह पर ही करेगा, लेकिन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। चलो नेक्स्ट, है ना, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? बता दिए थे, एम हिदायतुल्ला। यह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? ये चारों में कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो लोकसभा सत्र बुलाना, यस। लोकसभा सत्र बुलाना यानी आहूत करना कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी बजटकालीन सत्र बुलाएगा राष्ट्रपति, मानसून कालीन सत्र बुलाएगा राष्ट्रपति, शीतकालीन सत्र बुलाएगा राष्ट्रपति, और सत्र खत्म होगा तो सत्रावसान भी करेगा राष्ट्रपति, और गुस्सा आया तो भंग भी कर देगा राष्ट्रपति। तो विघटन यानी भंग करेगा राष्ट्रपति, सत्रावसान करेगा। सत्रावसान मतलब सत्र का अंत करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद
85 के द्वारा 85 के, लेकिन सत्र के अंतर्गत, सत्र के बीच में, सत्र खत्म नहीं हुआ है, राष्ट्रपति बुला दिया, बीच में कोई भी ताम झाम होगा वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा के बैठक का आहूत करना नहीं, लोकसभा के किसी सत्र के बैठक, किस सत्र के अंतर्गत खत्म नहीं हुआ है, अभी अंतर्गत अभी चलिए रहा है, तो उस लोकसभा के बैठक का आहूत करेगा लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति शुरू में और अंत में, राष्ट्रपति शुरू में और अंत में, शुरू और अंत में, और ना तो पूरी तरह से खत्म, भंग, पूरी तरह से भंग। तो ऑप्शन नंबर ये गलत है, ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। स्थगित भी करना लोकसभा अध्यक्ष। चलो नेक्स्ट, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नर का प्रत्यय प्राप्त किया जाता है। हम जानते हैं राजदूत का भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राजदूत का भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? पढ़ाए थे, राष्ट्रपति धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले लिया जाता है, राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रपति बोलता है लाओ, क्या बोलता है? और जब ला दिया, लोकसभा पास कर दिया, फिर राष्ट्रपति पास जाएगा तो मना करेगा नहीं, राष्ट्रपति पहले ही दे दिया ऑर्डर, पहले ही दे दिया, मना करेगा तो दिक्कतें हो जाएगा। बोला पगला है कि पहले ऑर्डर देता है फिर मना करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए लौटाना मतलब निलंबन करना, पुनर्विचार के लिए लौटाना यानी 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 निलंबन। देखो राष्ट्रपति के पास 3 गो वीटो है, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति, वीटो शक्ति 3 प्रकार का, 3। अब वीटो राष्ट्रपति का वीटो किस अनुच्छेद में है? 111। राष्ट्रपति का वीटो किस अनुच्छेद में है? 111। 100 और कितना वीटो है? 3। पहला है पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो या अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक पूर्ण वीटो या अत्यांतिक वीटो, पूर्ण वीटो या अत्यांतिक वीटो। दूसरा निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी। और दूसरा पॉकेट वीटो, पॉकेट यानी जैब वीटो, जैब वीटो। यह 3 प्रकार का वीटो पावर राष्ट्रपति का होता है अनुच्छेद 111 के द्वारा। पूर्ण वीटो में मना क्या? विधेयक को मना, विधेयक को मना, विधेयक को मना। और ये गैर सरकारी होता है। निलंबनकारी में पुनर्विचार, 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 पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। पुनर्विचार, पुनर्विचार, पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो निलंबनकारी वीटो। और ना तो हाँ, ना तो हाँ, ना तो ना, बल्कि है ना, बल्कि अपने पास सुरक्षित, बल्कि अपने पास सुरक्षित रख ले तो उसे क्या बोलेंगे? पॉकेट वीटो। पॉकेट पॉकेटिया में रख के भूल गया, पोटिया में रख के भूल गया, अब कितना समय तक भूला रहे कहना मुश्किल है। अब पहली बार पॉकेट वीटो प्रयोग, पहली बार पॉकेट वीटो प्रयोग 1986 कौन किया? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। और कौन विधेयक पर किया था? डाक संशोधन विधेयक। क्या पढ़ाए हुए हैं? चलो यस, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से बिहार पुलिस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट दरोगा, एकदम बन के आना है, एकदम बन के आना है, ठीक है? चलो यहाँ ध्यान दो, अब तुम लोग तालियां बजाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। राष्ट्रपति ने में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता? तो जो केंद्र के अंतर्गत आता है तो संघ क्या आएगा? और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है।
परंतु अगर एक ही विषय पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना दिया तो केंद्र वाला मान होगा, केंद्र वाला मान होगा, चूंकि केंद्र की ओर झुकाव है, केंद्र की ओर, तो इस पर भी केंद्र जहां भी रहेगा, इसकर भी केंद्र, राज्य भी है लेकिन केंद्र भी, तो जहां केंद्र आएगा वहां राष्ट्रपति एंट्री ले लेगा, राष्ट्र सूची पर राष्ट्रपति नहीं। चलो नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस सूची विषय पर अध्यादेश जारी नहीं, तो राष्ट्र सूची पर राष्ट्रपति नहीं। हाँ, इस पर भी करेगा, कब, जब आपातकाल लग जाएगा तब, पता है ना। तो राष्ट्र सूची पर राष्ट्रपति नहीं, है ना। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। देखो, राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है, लेकिन राष्ट्रपति अध्यादेश तब कब जारी करेगा, जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो, जब कोई सत्र, तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब कोई सत्र, ना तो लोकसभा सत्र चल रहा हो ना तो राज्यसभा सत्र चल रहा हो, तब जो है कानून बनाना जरूरी हो जाता है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा, ठीक है ना। तो जब सत्र नहीं चल रहा हो, दोनों में से कोनो नहीं, दोनों में से राष्ट्रपति किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो जब दोनों सत्र में हो, नहीं, जब दोनों सत्र में ना हो, जब दोनों सत्र में ना हो। अगर निम्नलिखित में किस परिस्थिति राष्ट्रीय अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, नहीं कर, सॉरी, जब दोनों सत्र में नो हो तो जारी करेगा, यहां बोला नहीं कर सकता है। जब दोनों सत्र में रहेगा तो जारी नहीं करेगा, जब दोनों सत्र में रहेगा तो जारी नहीं करेगा, जब दोनों सत्र में नहीं है जारी करेगा। तो यहां बोला अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, जब दोनों सत्र में है जारी नहीं। अब बोले कर सकता है, तो जब दोनों सत्र में नहीं हो तो कर सकता है, थोड़ा समझना है। चलो नेक्स्ट, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे, संसद द्वारा पारित हो गया है, लोकसभा भी पास कर दिया है, राज्यसभा भी पास कर दिया है, अब राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, तो राष्ट्रपति को क्या पावर, संशोधन तो संसद करता है। संशोधन क्या सुधार करना है, क्या सुधार नहीं करना है, क्या विधेयक में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये संसद डिसाइड करता है और स्वीकार कर सकता है और स्वीकार भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब या तो पुनर्विचार के लिए या अपने पास खुद रख सकता है, अपने पास बोला राष्ट्रपति को अधिकार है वह उसे अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है। अनिश्चित काल तक रखना यानी पॉकेट बीटो, अनिश्चित काल तक रखना यानी पॉकेट बीटो तो रख सकता है। यहाँ बोला नहीं, क्या बोला है, ठीक है ना। तो पुनर्विचार के लिए, यस, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता, यह भी नहीं कर सकता है, यह भी नहीं कर सकता है, यह भी नहीं कर सकता। इसमें सबसे मैंने पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और वही विधेयक फिर दोबारा आ गया है, वही पुनर्विचार के लिए जिस विधेयक को राष्ट्रपति भेज दिया है, संसद जो है पुनः उसको जो है राष्ट्रपति में भेज दिया है, तब राष्ट्रपति अब उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाता है, पता है ना। चलो, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है, तो हम जानते हैं राष्ट्रपति शुरू में या अंत में, अभिभाषण या जो भी आहूत करना हो वो सत्र के शुरू में और सत्रावसान करना सत्र के अंत में, बीच में नहीं। तो प्रतिवर्ष भी होगा, क्योंकि प्रत्येक साल 3 सत्र चलता है, बजट कालीन, मानसून कालीन, शीतकालीन। तो प्रत्येक वर्ष सत्र चलेगा तो प्रत्येक वर्ष बुलाना पड़ेगा, तो यानी ये भी हो जाएगा। और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यस, आम चुनाव हुआ तो नया लोकसभा आया तो उसको कौन बुलाएगा, क्या सब बैठ, कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति, यानी दोनों सही है, दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट का गठन 216। और प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट हो, प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट, तब 214 और हाई कोर्ट का अध्यादेश, सॉरी, हाई कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय 215। राज्य में हाई कोर्ट हो 214, राज्य में हाई कोर्ट हो 214।
और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय 215, हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय 215, हाई कोर्ट गठन 216, हाई कोर्ट गठन 216, सुप्रीम कोर्ट गठन 124 और सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय 129। याद है। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में क्या कर सकता है? परामर्श 143 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्च न्यायालय तो होगा नहीं, नियंत्रक महालेखा तो होगा नहीं, तो बच गया है क्या? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। चलो नेक्स्ट। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को राष्ट्रपति केवल मौत की सजा केवल माफ कर सकता है राष्ट्रपति, और सैन्य न्यायालय के मामला को भी बदल सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72। और ये पावर राज्यपाल को नहीं है। 161 और प्रत्याशित व्यय को पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के आकस्मिक निधि का चाबी राष्ट्रपति के पास होता है? आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267। और हम जानते हैं संचित निधि का कंट्रोल होता है संसद के पास, अनुच्छेद 266। बताएंगे यहाँ ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो देखते हैं। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, हाँ ये है, नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय के अधिकारी को हस्तगत करने का अधिकार। तो हस्तगत मतलब हटाने नियुक्ति कर दिया है, परंतु राष्ट्रपति हटा नहीं सकता है। हटेगा संसद की कार्यवाही के द्वारा, संसद की कार्यवाही के द्वारा, वो भी 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। तो यही नहीं, यही प्रधानमंत्री अनुमंत्री का नियुक्ति, यस, अनुच्छेद 75। संसद का अधिवेशन आहूत और सत्रावसान, यस, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 75 है ना। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति, अनुच्छेद 124 अभी नहीं बोले थे। तो ये अधिकार नहीं है। चलो नेक्स्ट। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? जब दोनों के बीच कल पढ़ाए थे, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाए, ठीक है ना, मतभेद हो जाए, लोकसभा से विधेयक पास हो गया, राज्यसभा पास नहीं हो रहा है, राज्यसभा पास हो गया, लोकसभा पास नहीं हो रहा है, इस प्रकार दोनों लड़ते 6 महीना बिता दिया, 6 महीना, और 6 महीने का परिणाम नहीं निकला है। 6 महीना दोनों लड़िए रहा है एक विधेयक पर, 6 महीना दोनों लड़ ही रहा है। तब राष्ट्रपति कहेगा ए दोनों इधर और दोनों साथ बैठो, 108 संयुक्त अधिवेशन करो, अनुच्छेद 108 के द्वारा अध्यक्षता करेगा लोकसभा के अध्यक्ष, साधारण बहुमत से होगा। धन विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगा, और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगा। कल पर आए थे, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन रद्द कर दे, यस, है ना, यस। तो इसलिए भी संयुक्त अधिवेशन आएगा। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न करे, तो वह बात यहाँ लिखल है, अरे यह बात ना लिखल है, तो यह भी है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना, हाँ 6 महीना बीत गया, लड़ते रह गए दोनों, तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेगा और संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, यानी उपयुक्त सभी परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। किसी सन स्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत का आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। तो आकस्मिक निधि का चाबी राष्ट्रपति के पास ही होता है, किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है, यानी किसी की भी सन स्तुति की जरूरत नहीं है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 और संचित निधि 266, संचित निधि का अधिकार संसद पर आए थे। चलो नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? बताए थे ना कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होता है, और मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता
है ये बात लिखा हुआ अनुच्छेद 74। तो सलाह 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 सलाह, तो सलाह अनुच्छेद 74 और नियुक्ति अनुच्छेद 75 और लोकसभा भंग 85, आहूत 85, 17 बसान 85 पढ़ाए थे, है ना। बाकी बार 86 में आपका पढ़ेगा, तो 86 वगैरह में सब आ जाएगा। राज्यसभा सभापति उपसभापति 87 में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध का घोषणा? तीनों सेना के सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति। चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएगा? राष्ट्रपति को, है ना, किसके सिफारिश को संसद के पटल पर रखवाएगा? राष्ट्रपति संसद पटल पर रखवाएगा। तो संघ वित्त आयोग कहां? वित्त आयोग जो भी, है ना, डाटा तैयार किया है उसको संसद के पटल पर रखने के लिए राष्ट्रपति बोलेगा। राष्ट्रपति सही है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं। लोक लेखा समिति जो है ये खुद संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, ये संसदीय समिति खुद है। ये खुद लोकसभा अध्यक्ष को अपना, है ना, अपना जो है सिफारिश या प्रतिवेदन सौंपेगा, राष्ट्रपति नहीं। हाँ, राष्ट्रपति जो है किसका रिपोर्ट को? तो सीएजी के रिपोर्ट को, सीएजी के रिपोर्ट को, प्रतिवेदन को, है ना, यहाँ पर कहां सौंपेगा? संसद पटल पर सौंपेगा, सीएजी की रिपोर्ट को सौंपेगा, लेकिन लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद ही संसदीय समिति है, तो ये डायरेक्ट अपना बात लोकसभा अध्यक्ष के सामने रख देगा। राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, तो दो नहीं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यस, है ना, ये हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जितना भी आयोग है सब केवल प्राकरण, लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम समिति को छोड़कर, यानी संसदीय समिति को छोड़कर, यानी एक भी होगा, है ना, 3 भी होगा, 4 भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर, सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 85 भूल गया है कि अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। और ये मूल संविधान में नहीं था, ये मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में ये बात नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए तो इंदिरा गांधी केवल फखरुद्दीन अली अहमद को बोल दिए थे कि आपातकाल लगा दिया जाए, तो लगा दिया गया था। तो इसका मिस यूज नहीं हो, इसीलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक बात जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा, सही है, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। यानी हमारा संविधान में मंत्रिमंडल शब्द नहीं था, मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद मंत्रिमंडल शब्द अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। 352 में जोड़ा गया है। मंत्रिमंडल का मतलब कैबिनेट। क्या मंत्रिमंडल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैबिनेट। क्या बोलते हैं? कैबिनेट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। आपातकाल का उद्घोषणा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश को जारी करने का शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? तो 1, 2, 3 राष्ट्रपति का अध्यादेश। और यह अध्यादेश कब जारी होगा? जब कोई सत्र नहीं चल रहा है। और राज्यपाल का अध्यादेश 213 21 रे बैला सुन रहा है 213 चलो नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसी स्थिति में अध्यादेश जारी करते बता दिया जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो क्या हो जाएगा? सदन का अधिवेशन न रहने की स्थिति में, यानी सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन नहीं हो रहा, सत्र नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रह सकता है?
देखो यहाँ पर, यहाँ संसद के सत्र शुरू होने के बाद बोला है, तो 6 सप्ताह 6 ऐसे संसद के सत्र शुरू होने के बाद नहीं बोलता, डायरेक्ट बोलता कि राष्ट्रपति का अध्यादेश का टाइम पीरियड क्या है, 6 महीना। राष्ट्रपति के अध्यादेश का टाइम पीरियड कितना है, 6 महीना। लेकिन उसी बीच, उसी में से मान लो राष्ट्रपति आज अध्यादेश जारी किया है और कल जो है संसद का सत्र चलने लगा है, तब क्या 6 महीना रहेगा? नहीं, तो 6 सप्ताह 6 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दिया है तो मैक्सिमम उसका टाइम पीरियड 6 महीना रहेगा। लेकिन जारी किया, राष्ट्रीय अध्यादेश जारी किया और कल परसों या तरसों लोकसभा और राज्यसभा सत्र चालू हो गया है, तो क्या अभी 6 महीना रहेगा? नहीं, संसद के सत्र चालू होने के बाद एकदम जस्ट 6 सप्ताह 6, हाँ 6 सप्ताह के अंदर अगर पास कर देगा दोनों सदन से तो फिर ठीक है ना, हमेशा के लिए कानून बन जाएगा, ठीक है ना, या 6 सप्ताह बाद अपने आप ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो मृत्युदंड, यस, मृत्युदंड को माफ केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। सैन्य मामला, यस, सैन्य अदालत के मामले को दंड को भी माफ केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। ऐसा मामला दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, हाँ संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो आएगा, ठीक है ना, तो उसी मामला को देखेगा, ठीक है ना, यानी देश के अंदर जो आया वह मामला देखेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी मामला। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वेटो शक्ति होता है? तो पूर्ण निषेध यानी अत्यांतिक, अत्यांतिक पढ़ाए थे ना अभी, निलंबनकारी यानी पुनर्विचार के लिए लौटाना, पॉकेट यानी अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेना, पढ़ाए थे। तो सब है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामला में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था 1986 के डाक संशोधन विधेयक, 1986 के डाक संशोधन विधेयक, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। और इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, राजीव गांधी डाक घर संशोधन विधेयक। और दम भर बोले ना बोले थे रे। चलो नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अब्सेंट में कार्यभार संभालेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पढ़ाए थे, यस, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता तो राष्ट्रपति अब जो है बाध्य हो जाएगा, बाध्य हो, यानी राष्ट्रपति जो है पुनः लौटा सकता है, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, अब अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाएगा, अब दोबारा लौटा नहीं सकता है, पढ़ाए थे। यस, अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार? अध्यादेश मतलब कानून, अध्यादेश मतलब कानून, कानून मतलब विधि, कानून मतलब, और जब विधि है तो विधायी अधिकार, विधि है तो विधायी अधिकार। बोलेगा नियुक्ति तो कार्यपालिका अधिकार, नियुक्ति किसमें आएगा? कार्यपालिका अधिकार, कार्यपालिका अधिकार में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए समा गया। चलो अगला, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाने के संबंध में कौन कथन सही है? या संसद के विधायी शक्तियों से जुड़ा होता है? क्या यह सही है? हाथ बताए थे अध्यादेश सही नहीं है, बोला है सही नहीं है, सही नहीं है। तो देखते हैं, तो ये संसद के विधायी शक्ति बताए थे, अध्यादेश विधायी शक्ति है, अभी नहीं पढ़ाए थे। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस शक्ति में आता है? विधायी शक्ति। अरे बैला, अध्यादेश किसमें आता है? विधायी शक्ति। अध्यादेश किसमें आता है? विधायी शक्ति। तो अध्यादेश किसमें आता है? विधायी शक्ति। सही है या सही है? क्या है? अनुच्छेद 1 to 3 द्वारा यस, अध्यादेश जारी राष्ट्रपति आर्टिकल 1 to 3 द्वारा करता है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद, अभी जस्ट बोले थे, जैसे संसद का सत्र शुरू हुआ वैसे अध्यादेश अब 6 महीना नहीं बल्कि 6 सप्ताह में ही निष्प्रभावी,
प्रभावी हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। सही है, राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं ले सकता है। जब मन करे तब राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है, वरना 6 महीना काफी है समाप्त होने के लिए। 6 महीना बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, और उसी बीच में अगर सत्र चल गया तो 6 सप्ताह में ही ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। पता है न? यही गलत है, यही। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अच्छा बताओ 111 अनुच्छेद 111 में क्या है? अनुच्छेद 111 में क्या है? राष्ट्रपति वीटो, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति, वीटो न पढ़ाए थे रे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है, यानी चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेता? तो बताए थे राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा चुनाव में तो भाग लेता है परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेता है। पढ़ाए थे, 1000 बार पढ़ाए थे, न पढ़ाए थे रे। चलो नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष आवश्यक है। संसद चुने जाने की योग्यता, यानी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए परंतु योग्यता होना चाहिए। देश के नागरिक या पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। मंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है, मंत्री बनना है, एमएलए बनना है, एमएलसी बनना है, एमपी बनना है, मुखिया बनना है, सरपंच बनना है, वार्ड बनना है, पंचायत समिति बनना है, प्रमुख बनना है, जिला परिषद बनना है, चेयरमैन बनना है। अनपढ़ रहेगा तब भी बन जाएगा, पढ़ा लिखा होने को जरूरत नहीं है। समझा बंदर? तुम लोग इसीलिए तो तुम लोग इसी का चुनाव लड़ो। पढ़ना लिखना का है एकदम 10 साल तक खुद में मेहनत करो, 5-6 साल तक एकदम मेहनत करो, समाज में एकदम काम करो, अच्छा सा काम करो, 10 साल 5 साल मेहनत करो, अब बन जाओ मंत्री, क्या बन जाओ? पढ़ा लिखा जरूरत नहीं है। समझा है? समझा है रे? इसलिए यहां पर ध्यान दो। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए कि देश ऐसा ना है कि खाली पढ़ा लिखा ही, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि समाज के हर वर्ग, क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो सब लोग पढ़ा लिखा नहीं था, तो केवल सब देश के बाउंड्री में केवल एक लोग का हाथ आ जाए और वही लोग देश को कंट्रोल कर ले, बाकी लोग कंट्रोल नहीं करे, इसलिए पढ़ा लिखा व्यवस्था नहीं रखा है। देखो, जनता का मतलब होता है क्या? नेता का मतलब होता है, नेता का मतलब होता है कि जनता को कितना जोर के उस सर चल सकता है। कभी कभी पढ़ा लिखा लोग भी जो है इरंग इरंग घटिया घटिया काम करे, कुछ कहने को नहीं। तो जनता को यहाँ पे एग्जाम नहीं देना है, अपने साथ जनता को कितना जोर के चलता है, जनता के बात सुनता है, इसलिए इसे पढ़ा लिखा नहीं लिखा गया है। जिससे कि हर लोग को, चाहे समाज में देश में जो भी नागरिक हो, समाज में कोई भी नागरिक हो, चाहे भिखारी हो या गरीब हो या अमीर हो या कोई भी हो, सभी को हक मिले चुनाव लड़ने का। ये ना कि खाली पढ़े लिखे का हक मिल जाए और पैसा वाला हक मिल जाए तो फिर वही लोग गुलामी करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए सबको दिया गया है। और जनता के नेता का मतलब क्या हुआ? नेता का मतलब हुआ कि जनता को जोल कर लेकर चलने वाला। लेकिन अभी जो है बदमाशी सब नेता करने लगा है। अरे अभी तो पढ़ल को बदमाशी करता है कौन पढ़ा लिखल नेता जो बदमाशी नहीं कर रहा है? वो लोग तो और लूटता है, वो लोग को लूटने का तरीका जानता है, नहीं जानता है? पढ़ा लिखा जो नेता रहेगा लूटने का तरीका जानता है, कैसे लूटना है कि पतो न चले, ठीक है ना? जो अनपढ़ रहेगा पकड़ा भी जाता है, न पकड़ाता है, और पढ़ल लिखल तो और अच्छा से लूट लेता है। तो जनता नेता के मानसिकता अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? बाकी बात पढ़ल लिखल का तो और अभी लूट रहा है, नहीं लूट रहा है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कब नहीं डाल सकता है? तो हम जानते हैं विधानसभा भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालता, विधानसभा भी वोट डालता है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा सदस्य रहेगा तो मुख्यमंत्री वोट डालेगा, और विधानसभा सदस्य नहीं है, विधान परिषद का सदस्य क्या वोट डाल पाएगा? तो वोट नहीं डाल पाएगा, तो वह स्वयं प्रत्याशी होता है नहीं, वह उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, यह सब नहीं, वह राज्य विधानमंडल में उस सदन सदस्य, यस,
अगर वो उच्च सदन का सदस्य होगा, उच्च सदन बोले तो विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह वोट नहीं डाल पाएगा। हाँ, निम्न सदन का रहेगा, विधानसभा का रहेगा, तब वोट डाल सकता है, डालबे करेगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन कथन सही है? राष्ट्रपति को विशेष मामले में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है। हाँ, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को है। कोई भी मामला हो, यहाँ तक कि मौत की सजा और सैन्य न्यायालय के मामला में भी क्षमादान शक्ति है, और यह है अनुच्छेद 72। चलो ये तो है, तो कौन कथन सही है? तो एक सही है, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। नहीं, संसद सत्र में नहीं हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। 1 2 3 1 2 हो जाएगा फ्री, तो गलत नहीं है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। आपातकाल के दौरान राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा भंग हो सकता है परंतु राज्यसभा कभी नहीं, तो यह भी गलत है। अगला, राष्ट्रीय को आंगर भारतीय समुदाय से, राष्ट्रीय लिख दिया है, राष्ट्रपति लिखो, यहाँ राष्ट्रपति लिखो, क्या लिखो? राष्ट्रपति को आंगर भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने का शक्ति है। हाँ, शक्ति था 2016 2000, तो उस समय था, उस समय के अनुसार यह भी सही है, सही ना है। और लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लागू 2020 के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में और 1 एंग्लो इंडियन विधानसभा में समाप्त कर दिया गया है, पता है ना। तो देखा जाए तो ये पूरी तरह गलत है और यह भी पूरी तरह गलत है। तो 1 और 4 सही है, 1 और 4। तो यहाँ ऑप्शन रॉन्ग, ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन क्या है? 1 और 4 कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है। अरे भैया तुम लोग उतना पढ़ लिया तो इतना नहीं देख रहा है कि ना है 100% ही ना है, 100% ये भी नहीं है। तो है कौन? ये और ये। इतना तो पढ़ा तुम लोग, ज्ञान हो गया है, ज्ञान ना हुआ है। यानी 1 और 4, 1 और, तो यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है ना। इस सब पहला कि तो हम देखते हैं 2 और 4 मार देता है, कुछ दिमाग में अपनों लगाओ। ठीक है ना। 2 कया हो जाएगा, संसद सत्र चल रहा था, जारी करेगा? नहीं चल रहा तब जारी करेगा। इतना तो पढ़ा दिया पहला, 2 दिन से पढ़ा रहे हैं। अरे चलो अगला, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है कि यहाँ देश का प्रमुख जो है वो वंशानुगत नहीं होता है, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनता है बल्कि उसका भी चुनाव होता है। तो क्या हो जाएगा? वंशानुगत शासन नहीं है। यह ब्रिटेन में। कहा है? भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता द्वारा नहीं, संसद सदस्य द्वारा, राज्यसभा सदस्य द्वारा, निर्वाचित संसद और विधानसभा, तो संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन न है। अगला, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 के बारे में विचार करना है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग। यस, सिक्किम के एमएलए का वोट का मूल्य सबसे कम है और यूपी के एमएलए का वोट का मूल्य सबसे ज्यादा है। पढ़ाए थे ना, जनसंख्या के हिसाब से एमएलए का वोट का मूल्य तय किया जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या है यूपी में, तो सर्वाधिक वोट का मूल्य एमएलए का यूपी में, सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, तो सिक्किम के एमएलए का वोट का मूल्य सबसे कम। पता है ना। तो क्या ये सही लिखा हुआ है? यस लिखा हुआ है। अगला, लोकसभा के सदस्य, पहले यहाँ ध्यान दे, लोकसभा के सदस्यों को वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के वोट के मूल्य से अधिक होता है। नहीं, गलत। क्या? केंद्र में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य को बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं? लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, दोनों के सदस्य को बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद यानी एमपी, सांसद यानी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ। और दोनों का वोट का मूल्य क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। एमएलए में अलग अलग होता है,
लेकिन यहाँ पर अलग अलग नहीं होता है, गलत। क्या है तो कौन सही है? केवल केवल चलो, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, कल दम भर पढ़ाए थे सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 71 द्वारा पढ़ाए थे। 70 भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन 5 लाख पढ़ाए थे। भारत के राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, राज्यपाल 3.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश 2,50,000, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश 2,25,000, 2,25,000, महान्यायवादी 2,50,000, सीएजी 2,50,000, 2 लाख, यानी अधिकांश का 2,50,000। चलो नेक्स्ट, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना? जमानत के तौर पर 15,000 रुपया देना पड़ता है। जमानत के तौर पर राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन यानी जब तक जिंदा रहेगा, आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? प्रति वर्ष, तो आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? तो 30 लाख, यानी प्रत्येक साल राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति नहीं भी है, राष्ट्रपति वो नहीं भी है, एक बार राष्ट्रपति बन गया उसके बाद राष्ट्रपति नहीं भी है, तब भी उसको प्रत्येक साल 30 लाख कितना मिलेगा? पेंशन कितना मिलेगा? 30 लाख। कब तक मिलेगा? जब तक है जान, तब तक नहीं मिलेगा 30 लाख। यानी वेतन कितना है? तो वेतन कितना है? 5 लाख। कितना है ये वेतन? मतलब प्रत्येक माह, और पेंशन कितना है? प्रत्येक 2.5 लाख, प्रत्येक माह का निकाल रहे हैं। प्रत्येक माह का वेतन 5 लाख। अब वेतन कुछ होना है, राष्ट्रपति वेतन 5 लाख कुछ है, राष्ट्रपति के पीछे तो प्रत्येक दिन जो है करोड़ों रुपया खत्म होता है, राष्ट्रपति के पीछे प्रत्येक दिन करोड़ों रुपया खत्म हो जाता है। 5 लाख का वेतन कौन चाहिए? कुछ है पावर देखो, उसके पीछे राष्ट्रपति के पीछे प्रत्येक दिन लगभग फिर करोड़ों रुपया खत्म होता है। 5 लाख वेतन कुछ है, उठ के मुंह में जीरा फौरन। पेंशन प्रत्येक माह 2.5 लाख, तो 12 महीना में 30 लाख, यानी एक साल में 30 लाख। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तब राष्ट्रपति संसद का 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पता है ना, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाएगा? तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के अनुमति के बाद, सिग्नेचर के बाद, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तो अधिनियम क्या बन जाएगा? अधिनियम। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहा? गुटनिरपेक्ष यानी नाम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसका स्थापना हुआ 1961 सर्बिया के राजधानी बेलग्रेड में स्थापना हुआ था। उसमें भारत की ओर से सबसे मेन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी ये बोला था हम कोई भी गुट में शामिल नहीं होगा, ना तो अमेरिका गुट में शामिल होंगे, ना तो रूस के गुट में शामिल होंगे। ये बोले थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अभी भी हम लोग को यही पालन करना था, लेकिन करवे नहीं किया है। अभी अमेरिका गुट में जा रहे हैं तो रशिया से हमको नाता तोड़ना पड़ रहा है, रशिया गुट में जा रहे हैं तो अमेरिका से नाता तोड़ना पड़ रहा है। और अभी जो है हम लोग अमेरिका के गुट में चल गए, तो रशिया से बोल रहा, अमेरिका बोलता है रशिया से तेल नहीं लेना है, रशिया से जो है तेल वगैरह नहीं खरीदना है, यानी हर नाता तोड़वा दे रहा है। तो हम अभी भी हमको यही पालन करना था, हम कोई गुट में नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है ना? तो समझेगा तब ना, ठीक है ना? तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी थे? तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी
वही जो वीटो पावर लगाए थे 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर। चलो नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसका पद का दौरान क्या हो गया, मृत्यु। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, यस, जो अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है, जिसमें भाग लेता है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन भाग लेता है, निर्वाचित सदस्य कहाँ भाग लेता है, संसद के दोनों सदन का निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित ऊपर लिख दिया है, और राज्य के विधान परिषद 9 दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है या तो उसका भी निर्वाचित सदस्य यानी 1 2 के 4। चलो नेक्स्ट, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, तो संसद। कौन करेगा, संसद। कौन करेगा, लोकसभा में लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा, यानी संसद ही लाभ के पद को डिसाइड करेगा। लाभ का पद का मतलब सभी तरह का नौकरी, सभी तरह का जितना भी नौकरी है सब क्या है, लाभ का पद। लाभ का होम गार्ड भी क्या है, लाभ के पद। ग्रुप डी भी क्या है, लाभ के पद। चपरासी भी क्या है, लाभ के पद। छोटा से लेके IAS IPS तक सब लाभ के पद है, समझा रे। क्या मंत्री लाभ के पद है, क्या मुखिया लाभ के पद है, क्या राष्ट्रपति लाभ के पद है, क्या प्रधानमंत्री लाभ के पद है, क्या MLA लाभ के पद है, नहीं MLC है, नहीं MP है, नहीं बिजनेसमैन लाभ के पद है, नहीं, नौकरी केवल लाभ के पद है, क्योंकि नौकरी अस्थाई होता है। नौकरी क्या होता है, अस्थाई ना होता है। गाँव टोला में बोलता है नौकरी ले ले अस्थाई हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, तो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, यह भाग 10 में पढ़ाए थे। अनुच्छेद 244 में इसका निर्णय लेता है राष्ट्रपति। चलो नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्रशासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार मिला था वो है दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और आई पढ़ाए थे ना। और हम जानते हैं दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है 69वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा दिल्ली को देश का 1991 द्वारा दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है और 92 में अधिकार मिल गया है राष्ट्रपति चुनाव में। चलो नेक्स्ट, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता था। भारत के धर्मनिरपेक्षता जो है उसे सर्वधर्म संभाव यानी सर्वधर्म को आदर करना, संभाव से देखना, एक नजर से देखना। ये कौन बोलते थे, ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेंगे, पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेंगे, क्या मूर्खानंद बोलेंगे, पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेंगे, क्या अनपढ़ बोलेंगे, नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन। अब ये भी पढ़ा लिखा है, अब ये भी पढ़ा लिखा से पढ़ले लिखल है, लेकिन शिक्षक दिवस, शिक्षक, ये सब बात कौन कर सकता है, तो कोई शिक्षक ही करेंगे। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलो नेक्स्ट, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, संविधान का अध्यक्ष राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रधान कौन है, राष्ट्रपति, बताए थे ना। और नाममात्र प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। अवास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा 1950 से लेकर 1952 तक। 52 में जो संसद गठन हो गया था, जब संसद गठन हो गया तो फिर हुआ चुनाव, क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव, और फिर लगातार 2 बार जीता, 2 बार, और 52 से लेकर 2 बार, तो 10 वर्ष यानी
62 रहा था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना परित्याग करने का निर्णय लेता है तो वे अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962। अगला, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधि, हम जानते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का नहीं, उपराष्ट्रपति का भी इसी द्वारा होता है। इसका निहितार्थ क्या, यानी इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि निर्वाचित संसद सदस्य और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। संसद का अलग होता है और एमएलए का अलग होता है। यही इसका अर्थ है, यही इसका यानी एक अनुपात में होता है। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कार्य करता है लेकिन महाभियोग में नहीं? तो राज्य के विधान सभा चुनाव में भाग लेगा लेकिन महाभियोग में नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो बता रहा, हम जानते हैं देश का जो राष्ट्रपति है वो ना तो लोकसभा सदस्य होगा ना ही राज्यसभा सदस्य होगा। हाँ, लोकसभा सदस्य बनने का योग्यता होना चाहिए परंतु सदस्य नहीं, और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सदस्य बनने का योग्यता होना चाहिए परंतु सदस्य नहीं। पता है ना? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति। भारत में केंद्रीय मंत्री को गोपनीयता शपथ राष्ट्रपति, मंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? शपथ न दिलवाता है, नियुक्ति भी करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश, हाँ शक्ति है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श, यह शक्ति है। 143, संसद के सदनों को संदेश भेजना, संसद के सदनों को संदेश भेजना यह संसद के अध्यक्ष सभापति करता है। तो ये गलत है। क्या है? क्षमादान, हाँ। अनुच्छेद 72 है, यह भी है। 123, यह भी है। 143, यह भी है। 72, लेकिन ये नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितना वर्ष? 12 वर्ष। 1950 से 1962। नेक्स्ट, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। याद करो, 11वां पढ़ाए थे एपीजे अब्दुल कलाम, और 12वां प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और 13वां प्रणब मुखर्जी, और 14वां रामनाथ कोविंद, और 15वां द्रौपदी मुर्मू। भूल गया कि रे? 1 से लेकर 15 तक बोले थे। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? विधान परिषद भाग नहीं लेता है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, राष्ट्रपति वार्षिक प्रधान, प्रधानमंत्री नाम मात्र प्रधान, राष्ट्रपति संविधान के अनुसार प्रधान, राष्ट्रपति संविधानिक प्रमुख, राष्ट्रपति। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा किया पढ़ा दिए हैं। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, छठा ज्ञानी जेल सिंह, और छठा नीलम संजीव रेड्डी, सातवां ज्ञानी जेल सिंह, 8वां आर वेंकट रमन, 9वां शंकर दयाल शर्मा, 10वां के आर नारायण, 11वां एपीजे अब्दुल कलाम, 12वां प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13वां प्रणब मुखर्जी, 14वां रामनाथ कोविंद, 15वां द्रौपदी मुर्मू। पढ़ाए थे न पढ़ाए थे? तो बताओ। तो आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, ये ज्ञानी जैल सिंह, दोनों से आगे। रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह यस, रमन यस,
सकलदयाल शर्मा, यस पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है? चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति महाभियोग कहीं से भी प्रारंभ हो सकता, संसद के दोनों सदन में कहीं से प्रारंभ हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या, और अनुच्छेद 61 अनुच्छेद, और महाभियोग के लिए है ना संसद के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत चाहिए, और पहले सूचना दिया जाएगा 14 दिन पूर्व, 14 दिन, और महाभियोग में भाग लेगा लोकसभा और राज्यसभा कुल सदस्य, विधानसभा नहीं। सब याद है, सब कुछ तो याद हो गया, इतना को प्रैक्टिस करवाता है, जितना प्रैक्टिस पढ़ाना प्रैक्टिस करवाना है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3, सत्र नहीं चल रहा अवकाश सत्र 1 2 3, और राज्यपाल 2 1 3। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। और ये हम पहले भी बोले थे, नहीं बोले थे? ज्ञानी जैल सिंह 1977 में बना था, और 1900 ज्ञानी जैल सिंह 77 में नहीं, 77 में कोई दूसरा था, यह 1986 और 1984 में बन गया था कौन? राजीव गांधी, राजीव, और 86 में बीटो न लगाया था, बीटो पावर ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहा था? श्रम मंत्री भी रहा था, तो श्रम मंत्री कौन रहा था? यहाँ पर बीबी गिरी श्रम मंत्री रहा था, और नीलम संजीव रेड्डी गृह मंत्री रहा था, पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट, ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री। राष्ट्रपति के पद के अवधि से संबंधित निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति पद की अवधि 5 वर्ष, सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, सही है, सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र से करना है। त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं। तो उपराष्ट्रपति रहता तो सही होता, गलत। राष्ट्रपति अपने पद के अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करते रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकार पद ग्रहण नहीं कर लेता है, सही है। राष्ट्रपति पद ऐसा है जो कभी खाली नहीं होना चाहिए, समा ज्ञान। जैसे शतरंज में होता है राजा, क्या होता है? राजा गया खत्म खेले। उसी प्रकार देश के राजा कौन है? राष्ट्रपति पद कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। आप लोग इतिहास में भी देखते होंगे, राजा मरा खेला खत्म, उसके बाद सब सेना सिलेंडर कर देता, तुरंत नहीं करता था। राजा ये सब कुछ इसलिए खाली नहीं होना चाहिए। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, सही नहीं है, लास्ट एंड फास्ट। स्टेटमेंट, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, यस। संविधान के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये बात लिखा हुआ अनुच्छेद 53 भूल गया है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब कारण, रीजन, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यस, संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए कार्यपालिका शक्ति, संविधान का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो व्याख्या भी कर रहा, दोनों सही है। आर ए का व्याख्या करता है, समझा बंदर। अब इतना प्रैक्टिस कर रहा है, तुम लोग सब क्या बताए थे? तो लक्ष्य बेच या मंजिल बेच है ना, इसमें तुम अगर थ्योरी पढ़ के आया है, उसके बाद इतना प्रैक्टिस कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन में छूटेगा तो शर्म ना आएगा रे। इतना केवल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। अब कल पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, केवल पढ़ेंगे। अब इतना प्रैक्टिस करने के बावजूद भी तुम लोल है, तो लोलन रहेगा, है ना। अब मैथ वाला पटना में जो है सैटरडे और संडे को मैथ क्लास नहीं चलता है, इसलिए सैटरडे तक आपका मैथ क्लास नहीं होगा। मिल रहा है लक्ष्य बैच में। कहाँ मिल रहा है? लक्ष्य बैच में। टाइम 12 बजे के बाद, 12 बजे आना।
9:15 तक है। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। मैसेज डाला था अथी पर कि मैथ क्लास नहीं है, पहले डाल के रखना चाहिए। 8 बजे से वेट करता होगा, फिर ना है। ये सब ध्यान रखो, पहले डाल दो, सुबह डाल दो या आधा घंटा पहले डाल दो। इतना की क्लास खत्म हो रहा है तब डाल रहा है।